हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज से हमारी सीरीज का आरंभ हो गया है। तो ये 30 मिनट्स के लेक्चर होंगे आपके, जिसमें कि हम कंप्लीटली टारगेट करेंगे अपने टीचिंग एग्जाम्स को, लाइक आपका KVS, TSSB, EMRS एंड ऑल द टीचिंग एग्जाम्स लाइक स्टेट टेट, यूपी, कोई भी स्टेट टेट। ठीक है, हम उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। मैंने इससे पहले एक इंट्रो वीडियो भी बनाई है कि हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप पहले वो इंट्रो वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको एक इमेज बन जाए कि हम कैसे अपने गोल तक पहुँचने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और सब लोग अपना पेन, अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे, एक्टिव होके बैठेंगे। ये कोई मूवी नहीं है, ये आपके करियर का सवाल है। तो आपके माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी का एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ उनको मेंशन करना ये इम्पोर्टेंट है। मैं साथ के साथ आपको बताऊंगी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बना हुआ है, क्या बन सकता है। तो अपनी बॉडी माइंड कंप्लीटली एक्टिव होकर बैठना। और एक बात और, कल जब आप सेम इस प्लेटफॉर्म पे आओगे, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो मेक श्योर कि आप इससे पहले रिवाइज करके आओ। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अब हम। आज का जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं, वो है आपका सेल। ठीक है, हम सबने सुना है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सब लाइन तो हमने सुनी है, बट ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों बोलते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? और मैंने हमेशा कहा है, ठीक है, आप टू बी टीचर्स हो, आपका माइंड इतना इनोवेटिव होना चाहिए। आपको हर जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप साइंस पढ़ने बैठे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्यों, वाई, वाई हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ आप। एक मिनट। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो किसी ने सुना है कि अ, अगर मुझे घर बनाना है, तो मैं पहले एक ईंट लगाऊंगी, फिर दूसरी ईंट लगाऊंगी, फिर तीसरी ईंट लगाऊंगी। ठीक है, मैं ऐसे अपना घर बनाऊंगी, या फिर मैं अपने आर्किटेक्चर को बोल दूंगी मेरे को घर बनाना है, तो वो बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी 4 दीवारें ले आएगा, उनको जोड़ देगा, और क्या होगा, मेरा घर बन जाएगा। क्या किसी का घर ऐसे बना है? या ऐसे बनता है? सबसे पहले एक ईंट आई, फिर दो आई, फिर तीन आई, फिर चार आई, फिर पाँच, छह, धीरे 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 करते करते क्या होता है, वॉल रेडी हो जाती है ना? तो ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ होता है। सबसे पहले एक सेल आया, उसके बाद और सेल आए, सेल आए, सेल आए, सेल आए, सेल आए, फिर एक क्या हुआ, टिश्यू फॉर्म हुआ। सबसे पहले एक सेल आया, फिर दो, फिर तीन, तो उसके बाद क्या हुआ, आपका टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर नंबर ऑफ टिश्यूज बन के किसका, ऑर्गन बने। फिर ऑर्गन, नंबर ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, और अगर आप, मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी उंगली देखो और बताओ कि कितने सेल हैं, तो क्या हम बता सकते हैं गिनके कि मेरी उंगली में, नहीं मैम मेरी छोटी वाली उंगली में कम सेल है, मेरी बड़ी वाली उंगली में ज़्यादा सेल है? ऐसा नहीं होता ना। तो ये हमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले, अगर जब फर्टिलाइजेशन हुआ, सबसे पहले एक सेल बना, फिर दो बने, फिर तीन बने। पहले कार्डिक मसल्स बनी, कार्डिक सेल्स आए, फिर अदर सेल्स आए। ठीक है, तो छोटी 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 एक से दो सेल बने, दो से तीन, तीन से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। ठीक है, ऐसे डिवीजन हुआ और हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन शुरुआत किससे हुई? शुरुआत तो एक सेल से हुई ना। अगर एक सेल ही नहीं होता तो क्या, अगर मैं एक ईंट नहीं लगाती, ठीक है,
तो क्या मेरा घर बन पाता? नहीं बन पाता। पहले एक ईंट लगी, फिर उससे जुड़ के दूसरी लगी, फिर तीसरी लगी। सेम सेल, पहले एक सेल आया, फिर उसने दो में डिवाइड हुआ वो, फिर दो सेल हमारे चार में डिवाइड हुए। ऐसे धीरे धीरे करते क्या बनी हमारी बॉडी। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं। तो हम सेल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। Cell is the basic and structural and functional unit of living organisms. They are building blocks of life. सही बात है, अभी हमने पढ़ा कि भाई जब तक एक सेल नहीं होगा तो दूसरा कहाँ से आएगा, तीसरा कहाँ से आएगा। सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं बनेंगे। सही बात है, लेकिन शुरुआत किससे हो रही है? सेल से। तो क्या हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? मैम, सेल्स को बोलते हैं। ठीक है, अब भाई हमें पता लग गया सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले डिस्कवरी कैसे हुई होगी सेल की? किसी ने तो ढूंढा होगा ना सेल को, कि सेल आया कहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने हमें बता दिया था कि सेल कुछ होता है। तो आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक साहब थे हमारे। ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया इन 1665। ठीक है, जब तक इतना माइक्रोस्कोप वगैरह इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, अपने आप वो लोग साइंटिस्ट कुछ लेंस वेंस लगा के बस इतना बना लेते थे कि वो देख सके, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। इतना मैग्निफिकेशन पावर भी नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब आए। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने एक स्लाइस ली, किसकी? कॉर्क की। ठीक है, कॉर्क, और कॉर्क क्या होता है? डेड सेल होता है आपका। एक स्लाइस ली कॉर्क कॉर्क की, और उसको क्या किया? अंडर माइक्रोस्कोप देखा। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, उन्होंने इसको बोला कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस टाइप के कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और उन्होंने इस कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, तो फर्स्ट हमने जो ऑब्जर्व किया था कि उसमें क्या था? सेल, डेड सेल्स ऑब्जर्व किए सबसे पहले किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेल डिस्कवरी पढ़ लेते हैं अब हम। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, ऑब्जर्व इन व्हाट? स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क इज ऑब्जर्व इन द बार्क ऑफ द ट्री। ठीक है, कॉर्क से ज्यादा हनीकॉम लाइक शेप सब हम पढ़ चुके हैं। कैसी शेप होती है आपकी? हनीकॉम लाइक शेप होती है विद कंपार्टमेंट। जैसे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको, वैसे वैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। किसने बताया था? ये रॉबर्ट हुक ने बताया था। अब हमें ये देख लिया कि भाई सेल क्या होता है, हमने देख लिया डिस्कवरी कैसे हुई सेल की। हमारे दिमाग में ये सवाल भी तो आना चाहिए ना कि मैम जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसको क्या बोलते हैं? तो मैं बता देती हूँ, स्टडी ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। अभी हम क्या कर रहे हैं? साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटो मीन सेल, लॉजी मतलब स्टडीज। ठीक है, ये टर्म किसने दिया था हमें? साइटोलॉजी, हर्टविग ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वेंसन। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। ये तीनों चीजें आप लोग मार्क कर लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट। रॉबर्ट हुक से ना अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, और काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो, हमें सारे, कोई भी अपना एक नंबर भी नहीं छोड़ना हमें। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी हमें टारगेट करना है, और आसान से आसान भी। कई बार क्या होता है ना, बच्चा ना इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ के चला जाता है, लेकिन वो बेसिक से पढ़ना भूल जाता है। तो हमें चीजें बेसिक से एडवांस लेके जानी है।
तो रॉबर्ट हुक से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल पूछा गया है किसने की? रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ डेड प्लांट सेल, ये भी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। और ये सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मार्क इट इम्पॉर्टेंट। और इसको ऐसे के ऐसे ना इसको याद कर लेना। अगर आप अलग अलग याद करोगे ना, डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक, तो इन सबका आंसर एक ही है। तो आप एक दो बार इसको रिवाइज करोगे ना, तो ये चार्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। इनमें से कोई भी सवाल आएगा, कैसे भी घुमा के देगा एग्जामिनर, आप नहीं फंसोगे। बच्चे गलत करके आते हैं, तुमको पता है, डिस्कवरी ऑफ डेड प्लांट सेल्स तक बच्चे गलत करके आए हैं। इसीलिए मैं आपको गलतियां भी समझा रही हूँ जिनको हमें नहीं करना है। और पता है क्या होता है, जैसे हमें लगता है ना हम टॉपर से सीखते हैं, ऐसे हम फेलियर से भी सीखते हैं। जब हम गिरते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि अरे यार हमने ये गलती की थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन गलतियों से भी हमको सीखना है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया कि सेल क्या होता है, सेल डिस्कवरी का किसने की, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं आपका सेल थ्योरी पे, ठीक है। और एक मिनट में एनसीईआरटी का कटआउट भी देख लेती हूँ एक बार। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, चलो, हमारी सेल थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि सेल थ्योरी हमारी दी किसने थी? सेल थ्योरी हमारी दी थी शेल्डन एंड श्वान ने, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी हमारी? शेल्डन एंड श्वान ने। जो हमारे श्वान साहब थे वो क्या थे? वो थे एक वो जूलॉजिस्ट, ठीक है। और शेल्डन साहब थे हमारे बॉटनिस्ट। जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट क्या होते हैं? हम जो लोग प्लांट की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट, और जो आपके एनिमल्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लाइक, समझ रहे हो आप, लिविंग लाइक एनिमल्स हो गए, इन सब की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं हम जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो हमारी जो सेल थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की थी? वो प्रपोज की थी हमारे शेल्डन एंड श्वान ने, ठीक है। तो सीधे हम पॉइंट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं पूछता हमसे कि क्यों हुआ कैसे हुआ। देखो, हमें थ्योरेटिक लिखना नहीं है, हमारे पास एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू में वो फैक्ट्स पूछता है, ठीक है। तो हमें फोकस करना है मेन मेन उन टर्म्स पे जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो सेल थ्योरी आपकी क्या कहती है? सेल थ्योरी बोलती है आपकी ऑल नोन लिविंग, एक मिनट यार, एक तो, हाँ ठीक है, मिल गया, ठीक है। ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो सेल के बने हुए हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठा था कि सेल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? सेल थ्योरी की जरूरत इसीलिए पड़ी, हमें ये तो पता लग गया कि सेल क्या होता है, बट दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि सेल आया कहाँ से, सेल का ओरिजिन क्यों हुआ। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए क्या हुआ, आपकी सेल थ्योरी दी गई। तो पहला पॉइंट क्या आपकी सेल थ्योरी में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया था। अब सेल अराइज कहाँ से हुआ? तो हमें बताया गया पहले एक सेल आया, ठीक है। एक सेल से क्या हुआ? दो सेल बने, दो से चार सेल बने। तो वो बोलते हैं कि जो सेल्स है वो उनके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया है बाय द प्रोसेस ऑफ डिविजन। पहले एक सेल ने खुद को दो में डिवाइड किया, दो ने चार में, चार को आठ में, आठ में 16 को, ठीक है। और आपका थर्ड पॉइंट बोलता है द सेल इज द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म।
जो हम पढ़ चुके हैं कि सेल क्या आपका बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो खुद को प्रूव कर सके कि मेरे अंदर सेल्स नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम एनसीईआरटी से सेल थ्योरी पढ़ लेते हैं। मेनली सेल थ्योरी में ये 3 पॉइंट ही मेंशन है, और एक बार एनसीईआरटी को हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन बनता है आपका एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में भी यही 3 चीजें बोली हैं, लेकिन बस एनसीईआरटी थोड़ा सा इलाबोरेट करके बोल देती है। लेकिन हमें क्वेश्चंस को टारगेट करना है तो हमें एनसीईआरटी को टारगेट करना ही पड़ेगा, तो एनसीईआरटी पे आ जाता है। ठीक है, तो हमारी सेल थ्योरी किसने दी थी? हमारी सेल थ्योरी दी थी आपकी शेल्डन साहब ने और आपके श्वान साहब ने। ये रहे शेल्डन एंड श्वान। ठीक है, शेल्डन क्या थे? शेल्डन हमारे बॉटनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने काफी नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स बन के क्या बनाते हैं? टिश्यू। अब आपको भी पता है डिफरेंट सेल्स तो चाहिए, जैसे हमें पता है कि फूड सप्लाई करने के लिए दूसरे सेल्स चाहिए हमें। ठीक है, वाटर के लिए दूसरे, एयर के लिए दूसरे। तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बने हुए हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया। ठीक है, क्या बताया शेल्डन साहब ने बोला कि जो प्लांट्स है वो डिफरेंट सेल के, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ने क्या बनाया? टिश्यू बनाया। ठीक है, फिर आए हमारे श्वान साहब। हमारे श्वान साहब क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया? डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को पढ़ा, और उन्होंने बोला कि इनके जो सेल है ना, एनिमल सेल है, उनके ऊपर एक थिन, एक पतली सी एक लेयर है। ठीक है, एक पतली सी एक लेयर है हमारे किसके ऊपर? हमारे सेल के ऊपर एक पतली सी लेयर है, जिस लेयर को आज के टाइम पे हम बोलते हैं, उन्होंने उस टाइम नाम नहीं दिया था, लेकिन आज के टाइम पे हम बोलते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अरे यार, वेट, हाँ उसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने ना, जब हम पढ़ रहे थे ये सब, तभी बता दिया था कि एनिमल सेल प्लांट सेल से कैसे डिफर करता है। जो प्लांट सेल है उसके पास क्या होती है? एक हार्ड सी लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और हमारे पास क्या होती है? एक सेमी परमिएबल लेयर होती है जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल। ठीक है, और एनिमल सेल के पास क्या होती है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। He also concluded with study on the plant tissue, the presence of cell wall is a unique characteristic of cells. Here, Schwann proposed the hypothesis that bodies of animal and plant are composed of cell and the product of cells. यही लाइन हमने यहाँ पढ़ी। क्या पढ़ा था हमने? ऑल लिविंग सेल्स अराइव, नहीं, ये रहा, जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स है किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। यही बात हमारी एनसीईआरटी भी बोलती है। ठीक है, आप इसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट दिया था हमारे श्वान साहब ने। ठीक है, फिर क्या हुआ? शेल्डन और श्वान ने साथ में मिलकर काम किया, उन्होंने प्रपोज की सेल थ्योरी। ठीक है, और सेल थ्योरी में उन्होंने कौन कौन से पॉइंट दिए? उन्होंने पॉइंट दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए? सेल के बने हुए। किसके प्रोडक्ट है? सेल के। ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि पहले एक सेल आया, फिर दो आए, दो से चार, चार से आठ, ऐसे सेल का डिवीजन हुआ। ठीक है, और फिर आपके आए थे रुडोल्फ वर्चो साहब। ठीक है, उन्होंने ना पहली बार बताया था कि डिवीजन, कि भाई नए सेल कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने फीचर्स बता दिए थे शेल्डन और स्वान ने, बट वो कहाँ फंस गए थे? वो फंस रहे थे कि सेल आए कहाँ से।
ठीक है, तो ये वाली जो पहेली थी वो आपकी किसने सुलझाई? वो आपकी रुडोल्फ वर्चो ने समझाई। रुडोल्फ वर्चो 1855 first explained that cell divided in new cells are formed from pre-existing cell. Omnicellular e-cellular most important. एग्जैक्टली ये केवीएस में कई बार पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट ओमनिस सेल्युलर ई सेल्युलर किसने दी? आपको रुडोल्फ वर्चो ने दी। ठीक है, कई बार ये आपके ना उसमें असर्शन और रीजनिंग, सॉरी, कई बार आपके असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं कि सेल थ्योरी की दो पॉइंट दे देंगे, बोथ करेक्ट, असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए आप उन पॉइंट्स को याद रखना। ठीक है, एक कंक्लूजन ये लिखा हुआ है, जब आप रिवाइज करो तो आप इसको ले सकते हो, बट मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगी कि आप एनसीईआरटी को ही लेना, और साथ के साथ मैं एनसीईआरटी से मार्क करा दूं जो इम्पोर्टेंट है। तो अब हमारा सेल्फ थियरी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आई होप अभी तक सबको एक बात समझ में आई होगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम फटाफट से, क्विक सा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक मिनट, यार पीपीटी क्लोज हो गई है, बस वेट फॉर अ सेक। एक मिनट, आई होप अब विजिबल होगा आपको। फटाफट सा हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे सेल्स को भी, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर सेल्स को। हम्म, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। लेट मी ऐड अ ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? सेल का, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सेल इज द यूनिट। ठीक है, सबसे पहले क्या किया पढ़ा हमने? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या? डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल किसने की थी आपकी? सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी आपकी? डेड सेल में की। किसने हुई थी? कॉर्क में, स्लाइस ऑफ कॉर्क में। ये किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा फादर ऑफ साइटोलॉजी भी किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। हमने एक चार्ट देखा जिसमें कि हमने रॉबर्ट हुक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम टैकल करते हैं। रॉबर्ट हुक को क्या क्या बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं हम, क्या क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की? रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल किसने की? रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवरी ऑफ डेड प्लांट सेल बाय रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक स्लाइड और ऐड कर लेती हूँ। हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ सेल तक हमें समझ में आ गया, रॉबर्ट हुक से इतने क्वेश्चन आज तक बने हैं वो सारे। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया हमारे सेल थ्योरी। उसके बाद क्या है हमारी? सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी हमने क्यों दी? सेल थ्योरी हमने इसीलिए दी
क्योंकि हमें ये जानना था, हमने जान लिया सेल कुछ होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ ली, लेकिन एग्जैक्टली सेल आया कहाँ से। तो सेल थ्योरी का आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या बोलता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने, आपके सेल से बने। ठीक है, सेल कैसे आया, सेल आपकी कैसे है, आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। ठीक है, किससे आया, आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए। ठीक है, हमारे दो थे, दो साइंटिस्ट थे हमारे अकॉर्डिंग टू आपकी एनसीईआरटी, शेल्डन और श्वान, जिन्होंने क्या दिया, आपकी सेल थियरी दी। ठीक है, जो शेल्डन थे वो क्या थे, वो आपके बॉटनिस्ट थे, और जो श्वान थे वो क्या थे, आपके जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, और उसके बाद रुडोल्फ वर्चू ने क्या बताया, रुडोल्फ वर्चू ने बताया एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई जो भी नए सेल बनते हैं वो क्या होता है, सेल डिवीजन के थ्रू प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ऑलरेडी जो सेल है जो एग्जिस्ट करते हैं वो डिवाइड करते हैं, और क्या होता है, नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ओमनिस ई सेल्यूला, ये टर्म किसने कॉइन किया, ये टर्म कॉइन किया आपको रुडोल्फ वर्चू ने। ठीक है, आपके श्वान साहब, शेल्डन साहब क्या बोलते हैं, शेल्डन साहब बताते हैं हमें कि जो प्लांट है, क्योंकि बॉटनिस्ट है तो बॉटनिस्ट है तो प्लांट की स्टडी की उन्होंने, और zoologist क्या करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्लांट्स में बताया जो प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बताते हैं, जो आगे चल के ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना के आपका काम करता है। ठीक है, और शान साहब ने क्या बताया, शान साहब ने बताया कि भाई जो एनिमल सेल है उसके बाहर एक पतली सी लेयर है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल है उसके ऊपर भी एक लेयर है, वो है सेल वॉल की। वो क्या होती है, वो मोटी होती है थोड़ी, और वो कैसे थे, टफ होती है, वो सेल को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये, और उसके बाद में जो ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, ये स्वान साहब ने दी थी कि भाई जो जितने भी एनिमल एंड प्लांट्स है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो बिना सेल के बना हुआ हो। तो इतनी थी हमारी सेल की थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी तक आज हम यहीं पे पढ़ते हैं, कल हम फर्दर सेल को डिवाइड करेंगे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ के साथ आपने मार्क किया होगा। देखो सवाल बनने एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से इस पन्ने से बाहर ना, इस पन्ने से बाहर आपका नई सवाल बनेगा। तो हम तो साथ के साथ एनसीईआरटी को भी रीड कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट उठाएंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा यहाँ से। बशर्ते कल आप आओगे तो कल आप ये सब चीजें रिवाइज करके आओगे, तभी मजा आएगा आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। तो थैंक यू सो मच आप सबका लेक्चर देखने के लिए, और प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। एक नया, कुछ नया सोच के हम यूट्यूब पे आए हैं, और आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेगी। और किसी भी सेक्शन में डाउट हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैंने हमेशा मैं बोलती हूँ कि डाउट उसी को होता है जो बच्चा पढ़ाई करता है, गिरता वही है जो कोशिश करता है। तो आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हो सकता है कहीं पर अगर लेक्चर्स में, वीडियो में सुधार की गुंजाइश है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, तो आई विल वर्क ऑन इट। ओके, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, बी कंसिस्टेंट, डेली पढ़ाई करो। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।